सोचिए एक ऐसी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर चुकी है। जो कि आज के समय में बहुत ही बड़ी बात है। बिल्कुल। तो इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो दुनिया के लिए एकदम नया हो, मतलब एक फ्रेश चेहरा। हाँ, जिसका कोई पुराना बैगेज ना हो, है ना, जिसे देखकर दर्शक तुरंत उस किरदार पर यकीन कर लें। एग्जैक्टली। और कई महीनों की तलाश के बाद वो जिसे चुनते हैं वो असल में पिछले 20 सालों से कैमरे के सामने है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। मतलब हमारी आज की इस गहरी चर्चा में हम सिनेमा की दुनिया के इसी सबसे बड़े भ्रम को तोड़ने वाले हैं। सही कहा आपने। पर्दे पर जो चीज हमें रातों रात मिली कामयाबी या ओवरनाइट सेंसेशन लगती है ना, उसके पीछे अक्सर दशकों की खामोश तैयारी छिपी होती है। बिल्कुल। और हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की उभरती हुई सबसे बड़ी स्टार सारा अर्जुन की। 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद तो आज हर मैगजीन, हर न्यूज पोर्टल पर सारा का ही नाम है। और इसी विषय की तह तक जाने के लिए हमने कई अहम सोर्सेज को खंगाला है। हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया के विस्तृत रिपोर्ट्स हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के कई इंटरव्यूज हैं, जिनमें वो बॉलीवुड के मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का वायरल इंटरव्यू भी शामिल है ना। हाँ, वो भी है। और साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बहुत ही दिलचस्प डेटा पॉइंट्स भी हैं। तो इन सभी सोर्सेज को एक साथ रखकर आज हमारा मिशन ये समझना है कि एक चाइल्ड आर्टिस्ट जिसने बोलना सीखने से पहले ही कैमरे का सामना करना शुरू कर दिया था, वो 20 साल के लंबे सफर के बाद इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सेंसेशन कैसे बन जाती है। और उससे भी अहम बात कि इतनी कम उम्र में 1000 करोड़ की सफलता का जो भारी दबाव होता है। लाइमलाइट का पागलपन। बिल्कुल। उस लाइमलाइट को बिना अपना मानसिक संतुलन खोए कोई कैसे संभाल सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़ी विडंबना से जो धुरंधर फिल्म की कास्टिंग के दौरान हुई। मुकेश छाबड़ा ने अपने इंटरव्यू में बहुत विस्तार से बताया कि धुरंधर में यालीना जमाली के रोल के लिए उनका विजन क्या था, जो कि रणवीर सिंह के अपोजिट एक बहुत ही क्रिटिकल रोल था। बिल्कुल। पूरी फेम डायरेक्टर आदित्य धर और मेकर्स के पास कई बड़े स्थापित चेहरों के विकल्प थे, लेकिन उन्होंने उन सबको खारिज कर दिया क्योंकि उस फैसले के पीछे एक बहुत ही स्पष्ट सिनेमाई तर्क था। आदित्य धर एक ऐसी दुनिया रच रहे थे जो बहुत ही रॉ और असली लगे। मतलब जब आप किसी जाने माने चेहरे को स्क्रीन पर देखते हैं तो दर्शक के दिमाग में उस एक्टर की पिछली फिल्मों की एक छवि होती है। हाँ, एग्जैक्टली। और मेकर्स उस छवि को तोड़ना नहीं चाहते थे। वो बस एक क्लीन स्लेट या कोरी स्लेट चाहते थे। तो मुकेश छाबड़ा को साफ निर्देश था कि एक ऐसी लड़की चाहिए जिसका कोई भारी बैकग्राउंड ना हो। और इसी फ्रेश फेस के तलाश की विडंबना ये है कि वो उन्हें सीधे सारा अर्जुन तक ले गए। इसे वो दुनिया का सबसे नया चेहरा कह रहे हैं। वो असल में 1.5 साल की उम्र से एक्टिंग कर रही हैं। ये तथ्य अपने आप में हैरान करने वाला है। बिल्कुल। मतलब जब बच्चे ठीक से चलना या बोलना भी नहीं सीखते, तब सारा ने कैमरे की लाइट्स का सामना करना शुरू कर दिया था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 4 साल की उम्र में एक मॉल में स्पॉट होने के बाद उन्होंने मैकडॉनल्ड्स और क्लिनिक प्लस जैसे ब्रांड्स के लिए अनगिनत विज्ञापन किए। और विज्ञापनों से शुरू हुआ ये सफर बहुत जल्द बड़े पर्दे तक पहुंच गया था। इस बात का सबसे पुख्ता सबूत वो पुराना वीडियो है जो हाल ही में इंटरनेट पे वायरल हुआ है। अरे हाँ, वो 2011 का वीडियो। हाँ, जब सारा अपनी तमिल फिल्म दैव थिरुमुगलता प्रमोशन कर रही थी। वो वीडियो किसी भी इंसान के चेहरे पे मुस्कान ला सकता है। उस वक्त सारा सिर्फ 6 साल की थी। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के कैमरों के सामने बैठकर वो जिस सहजता से बात कर रही है ना, वो देखने लायक है। को दीदी कहकर बुला रही है। मतलब एक 6 साल की बच्ची का इतने सारे पत्रकारों के सामने बिना डरे, बिना झिझके बात करना, ये दिखाता है कि कैमरा उनके लिए कोई अजनबी चीज नहीं थी, बल्कि उनके घर का ही एक हिस्सा बन चुका था। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो इसी कॉन्ट्रास्ट को समझना है। जिस इंसान ने 6 साल की उम्र में मीडिया को इतने आत्मविश्वास के साथ हैंडल किया हो, उसे 20 साल बाद इंडस्ट्री अगर एक फ्रेश फेस मान रही है, तो ये सारा की बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल। अमूमन फिल्म इंडस्ट्री में चाइल्ड आर्टिस्ट का ट्रांजिशन बहुत ही दर्दनाक होता है। अगर हम डेटा देखें तो 99% चाइल्ड आर्टिस्ट जो बचपन में बहुत मशहूर होते हैं, वो बड़े होकर लीड रोल्स में अपनी जगह नहीं बना पाते। हाँ, वो अपनी उसी बचपन की क्यूट इमेज के जाल में फंस जाते हैं। दर्शक उन्हें बड़े होते हुए देखते हैं और उनके नए परिपक्व रूप को स्वीकार ही नहीं कर पाते। यहाँ मुझे चाइनीज बैम्बू ट्री यानी बांस के पेड़ की एनालॉजी याद आ रही है। अच्छा, वो जो सालों तक जमीन के नीचे रहता है? हाँ, एग्जैक्टली।
जो लोग सुन रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप एक चीनी बांस का बीज बोते हैं तो आपको लगातार उसे पानी और खाद देनी होती है। लेकिन 1 साल, 2 साल, यहाँ तक कि 4 साल तक जमीन के ऊपर एक छोटी सी पत्ती भी दिखाई नहीं देती। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि यहाँ कुछ नहीं है, बीज मर चुका है। लेकिन असल में वो पेड़ जमीन के नीचे अपनी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत कर रहा होता है। बिल्कुल, इतनी मजबूत कि जब वो 5वें साल में जमीन फाड़ कर निकलता है तो महज कुछ ही हफ्तों में 90 फीट लंबा हो जाता है। क्या बात है। और सारा की ये रातों रात मिली कामयाबी दरअसल उसी बैम्बू ट्री की तरह है। 20 साल की वो अदृश्य कड़ी मेहनत, अलग अलग सेट्स का तजुर्बा और अपनी जड़ों को मजबूत करने का ही ये नतीजा है कि आज वो 90 फीट ऊंचे स्टारडम पर खड़ी हैं। और जड़ों की इसी मजबूती ने उन्हें बचपन की उस क्यूट इमेज के जाल से बाहर निकाला है। उन्होंने दर्शकों को ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो वही 6 साल की बच्ची है। उन्होंने अपने अतीत की परछाई को अपने वर्तमान के क्राफ्ट पर हावी नहीं होने दिया। और ये ट्रांजिशन सिर्फ उम्र या चेहरे के बदलाव का नहीं था, ये पूरी तरह से उनकी कला, उनके अभिनय के तरीके में आए बदलाव का नतीजा था। इन 20 सालों ने उन्हें सिर्फ कैमरे के सामने खड़ा होना नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें एक मेथड एक्टर में तब्दील कर दिया। बिल्कुल। और यहाँ मेथड एक्टिंग को थोड़ा समझना जरूरी है। हाँ, क्योंकि आमतौर पे एक्टिंग का मतलब होता है एक्शन बोलने पर किरदार का मुखौटा पहनना और कट बोलने पर उसे उतार देना। तरह से अलग विज्ञान है। इसमें एक्टर कैमरे के बंद होने के बाद भी मानसिक और शारीरिक रूप से उसी किरदार को जीता है। वो अपने चलने, बोलने, यहाँ तक कि सोचने का तरीका भी किरदार के हिसाब से बदल लेता है। और इसी मेथड एक्टिंग के प्रोसेस ने सारा को धुरंधर का वो ऐतिहासिक रोल दिलाया। उस ऑडिशन की प्रक्रिया ही अपने आप में एक मास्टर क्लास है। मुकेश छाबड़ा के इंटरव्यू के अनुसार यालिना के रोल के लिए पूरे देश से 1000 से ज्यादा लड़कियों का ऑडिशन लिया गया था। बाप रे, 1000 लड़कियां! ये कोई सामान्य कास्टिंग तो बिल्कुल नहीं थी। और उस ऑडिशन के स्क्रिप्ट का डायलॉग भी कोई साधारण लाइन नहीं थी। डायलॉग था, क्या तुम एक हिंदुस्तानी एजेंट हो? आर यू ए हिंदुस्तानी एजेंट? हाँ, अगर हम इस एक लाइन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो ये बहुत ही जटिल है। इसमें एक सवाल तो है, लेकिन इसे इस तरह से पूछा जाना है कि इसमें एक अथॉरिटी हो, एक शक हो, एक छुपा हुआ डर हो और सामने वाले को बेनकाब करने की कोशिश हो। मतलब इन सारे माइक्रो एक्सप्रेशंस को एक ही वाक्य में पिरोना किसी भी मंजे हुए एक्टर के पसीने छुड़ा सकता है। एकदम सटीक विश्लेषण। और इसी एक लाइन पे उन 1000 लड़कियों को परखा गया। छटनी का दौर शुरू हुआ होगा। हाँ, 1000 से 50 लड़कियां चुनी गईं, फिर 30, उसके बाद 10, 5, 3 और अंत में जिस एक परफॉर्मेंस ने सबको चौंका दिया, वो सारा अर्जुन का था। बिल्कुल। जब मुकेश छाबड़ा ने सारा का वो फाइनल ऑडिशन वीडियो डायरेक्टर आदित्य धर को भेजा तो आदित्य का पहला रिएक्शन था, कौन है ये? एक डायरेक्टर जो सालों से इस इंडस्ट्री में है, उसका अपनी सीट से उछल पड़ना ये साबित करता है कि उस परफॉर्मेंस में कितनी सच्चाई और गहराई थी। लेकिन ये सच्चाई सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, बल्कि एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल तैयारी से आती है। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण हमें पोन्नियिन सेल्वन 2 के दौरान देखने को मिलता है। इस फिल्म में उन्होंने ऐश्वर्या राय के किरदार नंदिनी के बचपन का रोल निभाया था। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए अपने इंटरव्यू में सारा ने अपनी तैयारी के बारे में बात करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्क्रिप्ट को सिर्फ पढ़ा नहीं था, बल्कि उसे पी लिया था। ड्रैंक द स्क्रिप्ट। हाँ, स्क्रिप्ट को पी लेना ये दर्शाता है कि वो शब्दों को रट नहीं रही थी, बल्कि उस किरदार की आत्मा को अपने अंदर उतार रही थी। उन्होंने एक और बहुत ही दिलचस्प बात कही थी कि वो सेट पर हमेशा एक एम्प्टी माइंड यानी खाली दिमाग के साथ जाती हैं। उनका मानना है कि हाई रेजोल्यूशन कैमरे इंसान के विचारों को बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। अगर दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं सारा हूँ और मुझे अच्छी एक्टिंग करनी है, तो कैमरा उस बनावटीपन को पकड़ ही लेगा। इसलिए वो सेट पर अपनी खुद की पहचान मिटा देना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने बताया कि नंदिनी के किरदार का ऑरा महसूस करने के लिए उन्होंने आज ही मजाई कन्ना गाना 1 अरब बार सुना था। अब यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। अपनी प्राकृतिक ऊर्जा, अपनी क्यूटनेस या डायरेक्टर के निर्देशों पर पूरी तरह निर्भर करते हैं। वो सेट पर जाते हैं और जो बताया जाता है वो कर देते हैं। लेकिन सारा की ये जो प्रक्रिया है, एक ही गाने को बार बार सुनना, सेट पर अपनी खुद की पहचान मिटाकर एक एम्प्टी माइंड के साथ जाना, ये तो डैनियल डे लुइस या हॉलीवुड की किसी बहुत ही दिग्गज मेथड एक्टर जैसी बातें हैं। ये बात तो है। तो एक इतनी युवा एक्टर जिसके पास अभी कॉलेज जाने की उम्र है
वो इतनी गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तकनीक का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? आपका ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसी का जवाब उनकी 20 साल की ट्रेनिंग में छिपा है। अच्छा। अगर हम संगीत को एक टूल की तरह देखें तो मनोविज्ञान में इसे पैवलोवियन कंडीशनिंग कहते हैं। वो पावलोव का प्रयोग जहाँ घंटी बजने पर वो। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे उस प्रयोग में घंटी बजने पर एक खास प्रतिक्रिया होती थी, वैसे ही संगीत हमारी न्यूरोलॉजी को तुरंत बदल देता है। मतलब एक तरह का मेंटल ट्रिगर बन जाता है। बिल्कुल। जब सारा आजी मजाई करना गाने को लगातार लूप में सुनती हैं, तो वो असल में अपने दिमाग में एक न्यूरोलॉजिकल एंकर बना रही होती हैं। वो गाना उनके दिमाग को ट्रिगर करता है कि अब सारा अर्जुन की ईगो को शट डाउन करना है और नंदिनी के विचारों को ऑन करना है। वाह। तो एम्प्टी माइंड कोई जादुई चीज नहीं है, ये एक मेंटल डिसिप्लिन है। खुद को खाली करना ताकि किरदार आपके अंदर सांस ले सके। इतनी कम उम्र में इस तकनीक को सिर्फ जानना ही नहीं, बल्कि उसे सफलतापूर्वक लागू करना ही उन्हें बाकियों से अलग खड़ा करता है। लेकिन इस गहरी मनोवैज्ञानिक तैयारी और फिर बॉक्स ऑफिस के 1000 करोड़ के दबाव को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर बनती है। हाँ, क्योंकि हमने इंडस्ट्री में देखा है कि इस स्तर का स्टारडम और मेथड एक्टिंग का जुनून अच्छे दिग्गजों का मानसिक संतुलन बिगाड़ देता है। और बर्नआउट इस इंडस्ट्री की बहुत आम सच्चाइयां हैं। तो फिर सारा अर्जुन इस सब के बीच इतनी शांत, इतनी ग्राउंडेड और इतनी फोकस कैसे हैं? इस सवाल का जवाब फिल्म के सेट्स पर नहीं, बल्कि उनके घर के अंदर है। अक्सर हम कहते हैं कि इंसान को तूफानों से बचने के लिए एक लंगर की जरूरत होती है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का स्टारडम कोई तूफान नहीं है, बल्कि ये स्पेस यानी अंतरिक्ष के जीरो ग्रेविटी जैसा है। जीरो ग्रेविटी? हाँ, जब आप अचानक मशहूर हो जाते हैं तो आपको लगता है कि आप हवा में तैर रहे हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि अगर एस्ट्रोनॉट लंबे समय तक जीरो ग्रेविटी में रहें तो उसकी मांसपेशियां और हड्डियां गलने लगती हैं। बाप रे। उसे वापस जमीन पर सामान्य रूप से चलने के लिए ग्रेविटी चेंबर की जरूरत होती है, जो उसे जमीन से जोड़े रखे। सारा अर्जुन के लिए वो ग्रेविटी चेंबर उनका परिवार है, खासकर उनके पिता राज अर्जुन, जो खुद सिनेमा की दुनिया के एक बहुत ही बेहतरीन और संजीदा अभिनेता हैं। सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों में उनके जबरदस्त काम को दर्शकों ने खूब सराहा है। बिल्कुल, पिता और पुत्री के बीच का ये रिश्ता ही सारा की सबसे बड़ी ताकत है। राज अर्जुन खुद एक एक्टर हैं, इसलिए वो इस इंडस्ट्री की चमक दमक के पीछे के अंधेरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने सारा पर कभी भी एक टिपिकल चाइल्ड स्टार बनने का दबाव नहीं डाला। हाँ, उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सारा की शिक्षा पूरी हो और वो एक आम बच्चे की तरह बड़ी हो। और घर पर जब वो फिल्मों पर चर्चा करते हैं तो वो एक पीआर टीम की तरह सिर्फ तारीफ नहीं करते, बल्कि एक बहुत ही ईमानदार और सुरक्षित फीडबैक लूप बनाते हैं। सारा खुद कई बार कह चुकी हैं कि उनके पिता ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? इसी सुरक्षित ग्रेविटी चेंबर का ही तो नतीजा है उनका सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहना। आज के डिजिटल युग में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर लाइक्स, फॉलोअर्स और वैलिडेशन के लिए एक अंधी दौड़ में शामिल है, जहां एक आम इंसान सुबह उठते ही सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम चेक करता है, वहां 1000 करोड़ की ब्लॉकबस्टर फिल्म की लीड एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर है ही नहीं। ये सच में बहुत अजीब और रेयर बात है। सोचिए, एक तरफ जहां फिल्म के सेट्स पर सैकड़ों लोगों की भीड़, कैमरास और शोर शराबा होता है, वहीं दूसरी तरफ सारा एक बोर्डिंग स्कूल में रहती है जहां फोन मिलना भी बहुत मुश्किल है। ये कॉन्ट्रास्ट, ये विरोधाभास आज के समय में किसी सुपर पावर से कम नहीं लगता। ये एक बहुत ही सचेत और मैच्योर फैसला है। स्टारडम के इस मुकाम पर आकर एक्टर्स अपनी पीआर एजेंसीज को लाखों रुपए देते हैं ताकि वो ट्विटर या इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर सकें। लेकिन सारा ने इस वर्चुअल वैलिडेशन को पूरी तरह से नकार दिया है। फर्जी अकाउंट्स और अफवाहों से बचने के लिए उनके पिता की टीम उनका एक ऑफिशियल पेज जरूर हैंडल करती है, लेकिन सारा खुद उसे स्क्रॉल नहीं करती, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें एक बहुत ही बुनियादी फलसफा सिखाया है कि सिर्फ अपने काम पर फोकस करो और नतीजों को भूल जाओ। कर्माण्यवादी कारस्ते, गीता का ये ज्ञान कहने सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे 20 साल की उम्र में जीना बहुत मुश्किल है। जब हिंदुस्तान टाइम्स के एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि वो इतनी कम उम्र में इस फेम, शोहरत और लाइमलाइट के दबाव को कैसे हैंडल करती हैं, तो उनका नजरिया बहुत ही रिफ्रेशिंग था। हाँ, उन्होंने कहा कि लाइमलाइट कोई नेगेटिव चीज या कोई बोझ नहीं है जिसे डील करना पड़े। उन्होंने प्रसिद्धि को लोगों का प्यार माना और कहा कि इसे
गर्मजोशी से अपनाना चाहिए। टेक इट विद वार्म हैंड्स। एग्जैक्टली। अगर हम इसको एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यही वो माइंडसेट है जो उन्हें बर्नआउट से बचाता है। जब आप प्रसिद्धि को एक खतरे की तरह देखने के बजाय एक आशीर्वाद की तरह अपना लेते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ अपनी कला और अपनी प्रक्रिया पर लगाते हैं, तो बाहरी दुनिया का कोई भी दबाव आपको तोड़ नहीं सकता। लेकिन जब आप गीता के इस ज्ञान की तरह शांत रहते हैं और सोशल मीडिया की दुनिया से कट जाते हैं, तो मीडिया उस खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो कहते हैं ना कि नेचर अबहॉर्स द वैक्यूम, प्रकृति खालीपन को बर्दाश्त नहीं करती। बिल्कुल। जब आप अपने बारे में जानकारी नहीं देते तो गॉसिप की दुनिया उस खालीपन को भरने के लिए खुद कहानियां गढ़ने लगती है और यहीं से जन्म होता है अफवाहों का। इस डिजिटल युग की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जानकारी की कमी को लोग कल्पनाओं से भर देते हैं। इसका सबसे ताजा और दिलचस्प उदाहरण वो अफवाह है जो हाल ही में इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई थी। वो अफवाह अपने आप में डिजिटल युग की एक कॉमेडी है। इंटरनेट पर ईशान खट्टर के साथ सारा अर्जुन का एक छोटा सा वीडियो क्लिप वायरल हो गया। दोनों किसी सेट पर कैमरे के सामने नजर आ रहे थे, बस इतनी सी बात थी। लेकिन ट्विटर और इंस्टाग्राम की जनता ने रातों रात उस पे पूरी स्क्रिप्ट लिख दी। खबरें छपने लगी कि बॉलीवुड की नई रोमांटिक जोड़ी आ रही है। लोगों ने फिल्म की कहानी और डायरेक्टर के नाम तक गेस करना शुरू कर दिया। मतलब डिजिटल दुनिया की ये रफ्तार और कल्पनाशीलता सच में डराने वाली है। डराने वाली होने के साथ साथ ये भी दिखाती है कि दर्शक उन्हें स्क्रीन पर देखने के लिए कितने बेताब हैं। हाँ, ये भी है। आखिरकार सारा को खुद सामने आकर इन अफवाहों को शांत करना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो किसी नई रोमांटिक फिल्म का शूट नहीं था, बल्कि वो विजुअल्स गूगल एआई के कमर्शियल विज्ञापन के थे। वो लोग बस उस विज्ञापन के लिए थोड़ी हाइप क्रिएट कर रहे थे। मतलब आज के जमाने में आप एक साधारण सा कमर्शियल शूट भी शांति से नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हम इन हवाई अफवाहों से हटकर उनके असली और कंफर्म्ड प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो उनका भविष्य का लाइनअप बहुत ही सॉलिड नजर आ रहा है। हाँ, बॉलीवुड में तो धुरंधर की सीक्वल धुरंधर द रिवेंज आने वाली है, जो कि 19 मार्च 2026 को रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। लेकिन इसके साथ ही 6 फरवरी 2026 को उनकी एक बहुत बड़ी तेलुगु फिल्म यूफोरिया भी रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को जाने माने डायरेक्टर गुणाशेखर डायरेक्ट कर रहे हैं। इस चॉइस से ये साफ हो जाता है कि सारा अर्जुन अपना करियर सिर्फ बॉलीवुड या किसी एक क्षेत्रीय भाषा तक सीमित नहीं रखना चाहती। वो जानबूझकर एक पैन इंडिया अपील बना रही हैं। हिंदी, तमिल, तेलुगु हर जगह वो अपनी छाप छोड़ रही हैं और अलग-अलग संस्कृतियों के दर्शकों के साथ जुड़ रही हैं। ये उनके 20 साल के उस अनुभव का ही विस्तार है जो उन्होंने बचपन से पूरे देश में घूम कर अलग-अलग सेट्स पर काम करके हासिल किया है। तो इस पूरी कहानी को अगर हम एक फ्रेम में देखने की कोशिश करें, तो सारा अर्जुन का ये सफर हमें सफलता के बारे में एक बहुत ही अहम सबक देता है। सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। जैसे उस चीनी बांस के पेड़ को सालों तक अंधेरे में अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ती हैं, वैसे ही सारा ने 20 साल तक अलग-अलग सेट्स पर, विज्ञापनों में और फिल्मों में अपनी कला को निखारा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बाहरी शोर को अपने अंदर के सन्नाटे पर हावी नहीं होने दिया। आज के शोर शराबे वाले दौर में, जहां हर इंसान वैलिडेशन ढूंढ रहा है, सारा का अपने काम की प्रक्रिया पर फोकस करना और एम्प्टी माइंड के साथ हर नए दिन की शुरुआत करना, यही उनकी असली सफलता का मंत्र है। और ये बात सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। चाहे कोई अपनी कॉर्पोरेट मीटिंग की तैयारी कर रहा हो, कोई स्टूडेंट अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, या कोई अपने स्टार्टअप के लिए संघर्ष कर रहा हो, अपने काम की गहराई में उतरना, नतीजों की परवाह किए बिना अपनी कला को निखारना और सोशल मीडिया के शोर से खुद को बचा कर रखना हर किसी के काम आ सकता है। जब आपकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं और आपका ग्रेविटी चैम्बर आपको जमीन से जोड़े रखता है, तो कोई भी सफलता आपको हवा में नहीं उड़ा सकती और कोई भी असफलता आपको तोड़ नहीं सकती। एकदम सही बात है। इन सभी शानदार इंसाइट्स और इस पूरी 20 साल की यात्रा को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। एक ऐसा सवाल जो शायद इस पूरी कहानी का अगला और सबसे चुनौतीपूर्ण चैप्टर होगा। वो क्या? देखिए, आज सारा को पूरी इंडस्ट्री और दुनिया एक चाइल्ड प्रोडिजी के रूप में देख रही है, जिसने एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक वापसी की है। हाँ, आज भी लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि अरे ये तो वही बच्ची है ना। एग्जैक्टली। लेकिन जब कुछ सालों बाद ये चाइल्ड स्टार का ठप्पा पूरी तरह से उनके नाम से हट जाएगा, तब क्या होगा? सोचने वाली बात है। क्या हमारी ये फिल्म इंडस्ट्री, हमारे फिल्म मेकर्स और सबसे अहम हमारे दर्शक
उन्हें एक स्वतंत्र परिपक्व कलाकार यानी एक अडल्ट आर्टिस्ट के रूप में बिना उनके अतीत की तुलना किए स्वीकार कर पाएंगे? या उन्हें हमेशा उनके बचपन के उन मासूम किरदारों की छाया में ही तौला जाएगा? क्या वो बैम्बू ट्री अपने ही पुराने साए से पूरी तरह बाहर निकल पाएगा? या लोग हमेशा उस विशाल पेड़ में उस छोटे से बीज को ही ढूंढते रहेंगे? इस विचार उत्तेजक सवाल के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है।